हेलो नमस्कार, ग्लोबल आईटी लखनऊ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सर, मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आया हूं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और उसके में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक विद्युत को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपके जो मेटल होते हैं उनको परिभाषित कर लेते हैं। जैसे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ आपका वे पदार्थ हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ या मेटल। पदार्थ वे होते हैं जिनका निश्चित भार होता है और वह स्थान घेरते हैं, वे आपके पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। या पदार्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन जो पदार्थ हैं ये आपके छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर इनको हम इस प्रकार से समझें, ये आपका परमाणु, सबसे छोटा जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका परमाणु कहलाएगा। परमाणु जो है, परमाणुओं से मिलकर आपका अणु बनता है और इन अणुओं से आपका पदार्थ बनता है। तो इन्हीं अणुओं के बेस पर इन पदार्थों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे ठोस, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है, वे आपके ठोस पदार्थ कहलाते हैं। या कह सकते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें अणु या जिनमें अणुओं के बीच का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। ये निश्चित आकार में बंधे रहते हैं और इनको टूटने नहीं देते हैं, वे आपके ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपका सोना, पत्थर के बाद कोयला आदि। ये आपके जो सोना, पत्थर, कोयला आदि हैं, ये सभी आपके ठोस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। जब तक इन्हें परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक इनमें कोई परिवर्तन, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला आपका आ जाता है द्रव। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भार व आयतन तो होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, वे आपके द्रव कहलाते हैं। जैसे कि आपका जल, पारा, ये वे पदार्थ होते हैं जिनको जिस बर्तन में रखा जाता है वे उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं, वे आपके द्रव कहलाते हैं। इनमें जो अणुओं का आकर्षण बल है ठोस के अकॉर्डिंग या ठोस के तुलना में बहुत कम होता है, तो वे आपके द्रव कहलाते हैं। द्रव कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे जल, पारा आदि। ये वे पदार्थ हैं जिनको जिस बर्तन में आप रखेंगे ये उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे, तो ये वे आपके पदार्थ जो हैं ये द्रव के अंतर्गत आते हैं। गैस बहुत सिंपल सा हेडिंग है, सिंपल सा है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये चैप्टर का आपका प्रारंभिक विद्युत है। प्रारंभिक विद्युत के अंतर्गत एक बार इन चीज़ों को फिर से आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। नोट करते रहेंगे तो ये सभी आपको माइंड में बैकअप रहेगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर छोटे छोटे क्वेश्चंस उसमें बन जाते हैं, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे जाते हैं गैस। गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका भार तो निश्चित होता है लेकिन उनका आकार, आयतन निश्चित नहीं होता है। जिन भी पदार्थों का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है वे सभी आपके गैस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आदि। ये जितने भी सब गैसें होती हैं ये सभी आपके गैस के अंतर्गत आती हैं। यह कह सकते हैं इनमें जो अणुओं का आकर्षण बल है वह द्रव और ठोस के अकॉर्डिंग बहुत ही दूर दूर होता है। इनको जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी का आयतन और आकार दोनों ग्रहण कर लेते हैं, तो ये सभी आपके गैस के अंतर्गत आते हैं। अब आइए इसके बाद बात कर लेते हैं अणु की। आइए देखते हैं, अभी पदार्थ के बारे में हमने बात किया, अब देखते हैं अणु के बारे में। अणु आपका किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो उस पदार्थ की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, क्योंकि आपका जो पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये पदार्थ के जो अणु हैं ये उस पदार्थ की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो अणु किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा
कण जो उस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को छोटे से छोटा कण जो उस पदार्थ की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं वे आपके अणु कहलाते हैं। ये अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु पे डेफिनेशन देखते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो उस पदार्थ की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। लेकिन जो अणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी आगे डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो उस पदार्थ की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। इसे परमाणु कहते हैं। लेकिन जो अणु होते हैं वे स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। डेफिनेशन देखने के बाद परमाणु की संरचना के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपका परमाणु जो होता है ये एकदम सूक्ष्म कण होता है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता है। तो आपका जो परमाणु होता है ये भी कुछ तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसकी संरचना के बारे में देखते हैं और इस पर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आगे देखते हैं। तो इसको हम रख करते हैं और इसको आगे देखते हैं। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोई भी परमाणु है इससे एक नाभिक होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपका नाभिक हो गया। इन कक्षाओं में आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये आपका प्रोटॉन, एन आपका न्यूट्रॉन हो गया। इन कक्षाओं में किस कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी आपको हम आगे चल के भी बताएंगे। इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कंपेयर करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम होता है। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, साइन का होता है।
यहाँ पर प्रोटॉन आपका माइनस में आवेश होता है और यहाँ पर प्रोटॉन का साथ में अगर हम देखें इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नाम ये प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसको भी आप याद रखिए, ये पॉइंट भी आपका पेपर में पूछा जाता है और इस पर आवेश भी, दोनों चीज आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ये आपका 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसको जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में जो भी पेपर होता है उसमें सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए और कहीं पर नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। जो पॉइंट मिलते जाएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा आपका पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी नोट कर लेते हैं क्योंकि वो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होता है, तो ये पॉइंट हम बना के लिख सकते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अगला पॉइंट हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। यहाँ पर कहीं कहीं पे आपको 45 भी होता है और कहीं पे 1840 भी होता है, तो जो भी आपको मिलेगा वो आपका सही मान लिया जाएगा। इसमें देख लीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें परमाणु जो होता है ये हमेशा आपका न्यूट्रल अवस्था में रहता है, तो ये कह सकते हैं परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है। आवेश रहित होता है। तो परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित क्यों होता है? क्योंकि इनमें प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसलिए जो आपका परमाणु है ये आवेश रहित होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इन परमाणुओं में इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, एक और पॉइंट देखते हैं पहले, ये इनमें जो कक्षाएं होती हैं इनको हम लोग K L M N के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है 2n² के अनुसार रखा जाता है इलेक्ट्रॉनों को। ये दोनों पॉइंट लेते हैं। परमाणु में कक्षाओं को K L M N के अनुसार कहा जाता है। अगला पॉइंट इसमें लास्ट है, इनमें कक्षाओं का जो वितरण है या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के अनुसार होता है। यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ कक्षा है, नंबर ऑफ सेल कह सकते हैं, कौन सी सेल में आप इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। अगर एक में रख रहे हैं तो यहाँ पर n की जगह एक रखकर इसको सॉल्व करेंगे, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपका 2n² अनुसार दिया हुआ है। पहली कक्षा में अगर रखना है तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे,
यहाँ पे 2 निकल आएगा। सेकंड दूसरी कक्षा में अगर रखना है 2 इंटू इसके स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका। तीसरी कक्षा में अगर रखना है इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ पे फिर रख के स्क्वायर लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 9 का पूरा 2 से कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे और अगर चौथी कक्षा की बात की जाए 2 × 4 रखेंगे 416 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का क्रम रखा जाता है। ठीक है, इन क्रम को याद रखेंगे और किस प्रकार से क्या होता है यहाँ पे आप याद रखेंगे। अगर आप यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसमें आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं और जो भी आपकी दिक्कतें रहेंगी उनको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो वहां से आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण। जैसे कि आपका जाता है पहले हेडिंग आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट किसी बंद परिपथ में, विद्युत धारा को अगर डिफाइन करें तो किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब किसी या कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा हो तो बोलते हैं कि उसमें विद्युत धारा बह रही है। तो किसी या सिंपल सी लैंग्वेज में लिख लेंगे कि किसी पदार्थ में या किसी बंद परिपथ में जब कोई बंद परिपथ हो और उसमें आवेश प्रवाह हो रहा हो और उसमें आवेश प्रवाह हो उसे धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है आइस लिखते हैं और जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। एम्पियर को आप लोग शॉर्टकट में कैपिटल ए लिखा जाता है। आई बराबर टी लिखा जाता है। क्यों यहाँ पर जो है ये आवेश है, टी समय है, तो इसका मतलब इसके अनुसार भी कह सकते हैं कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर है वो आपकी करंट कहलाती है। ये आपका फार्मूला हो गया, इस पे न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको सकता है। यहाँ पर अगर इसका मात्रा निकालें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यों से आपका कूलॉम आवेश है, आवेश का मात्रा कूलॉम और टी से आप सेकंड रख लीजिए समय, तो कूलॉम अपॉन सेकंड बराबर आपका एम्पियर हो जाएगा। ये फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं कि एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर का दूसरा मात्रक होता है तो कूलॉम अपॉन सेकंड हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बनता है। एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं, आपने सुना होगा या आपने ध्यान दिया होगा कि एक एम्पियर किसे कहेंगे। तो किसी सर्किट में आइए हम देखते हैं कि एम्पियर किसे कहेंगे, उसका डिफाइन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है आवेश प्रवाह की दर, उसी प्रकार से होता है कि वो किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा हो, तो किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे कि आपका 1 एम्पियर करंट होगा। 1 एम्पियर किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर एक आपका कोई बिंदु है और इस बिंदु से जब आपके 6.28 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब बोलते हैं कि यहाँ से आपका
1 एम्पीयर करंट प्रवाहित हो रहा हो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी बिंदु से 6.28 पावर हर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों तो उसे 1 एम्पीयर कहते हैं। किसी भी सर्किट में यहाँ पर 1 एम्पीयर किसे कहा गया है कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई बिंदु है या कोई परिपथ है, उस बिंदु एक बिंदु से जब आपके 6.28 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसे 1 एम्पीयर कहा जाता है। तो इसके बाद आप देखते हैं कि किसी सर्किट में धारा की दिशा दर्शन कहाँ पर होती है। तो कोई भी सर्किट है, मान लीजिए आपका एक सर्किट है यहाँ पर, तो इस सर्किट में धारा की दिशा होगी किस ओर से किस ओर होगी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व को लगाते हैं क्वेश्चन तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो धारा की दिशा हमेशा होती है ये प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है। जो धारा की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर होती है। किसी भी सर्किट में धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है। तो धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। एक पॉइंट और याद कर लीजिए इसमें से कि धारा की चाल कितनी होती है। धारा की चाल आपकी प्रकाश वेग से चलती है। धारा की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर कितना हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी आपकी धारा की चाल होती है। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए आपका, और यहाँ से इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में आपके आ सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए इसके आगे बात करते हैं। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? किसी परिपथ में धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाला जो बल होता है वो आपका विद्युत वाहक बल कहता है। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन होती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ध्यान न देने की वजह से कुछ चीज़ों में अंतर करना बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये डिफिनेशन को आप काफ़ी ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि इनमें डिफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे इसको लिखते हैं कि इसमें डिफिनेशन इसको लिख देते हैं। किसी चालक में धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका जो प्रतीक होता है V से, कैपिटल V से प्रतीक करते हैं, या फिर कहीं कहीं भी आपको सॉल्व करने में भी लिख दिया जाता है। कैपिटल V से भी लिखा जाता है
और कहीं कहीं पे आपको ईएमएफ भी लिखा मिलेगा, ईएमएफ। तो इस तरह से कह सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है जो वोल्ट होता है, तो वोल्ट को भी कैपिटल V से लिखा जाता है। ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। अगले डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस ये किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें से बहने वाली धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। किसी पदार्थ का यह जो है, किसी पदार्थ लिख सकते हैं या चालक कह सकते हैं, किसी चालक का वह स्वाभाविक गुण है वह गुण जिससे वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में बाधा डालता है, उसे प्रतिरोध करते हैं। इसका जो प्रतीक है R से प्रदर्शित किया जाता है और जो मात्रक है ओम होता है। ओम का जो सिंबल है ये इस तरह से इसको लिखा जाता है, प्रतिरोध। तो आइए इसके आगे देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। चालकता। ये चालकता को इंग्लिश में हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। ये कुछ डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इनके डिफिनेशन सभी को आने चाहिए, क्योंकि अगर डिफिनेशन नहीं आएंगी तो इन पर जो आने वाली अगर आगे थ्योरी होगी वो आप जान नहीं पाएंगे। तो यहाँ से इनकी डिफिनेशन को आप लोग ध्यान से लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी चालकता देखते हैं। किसी पदार्थ या किसी चालक का वह गुण होता है जो उसमें धारा बहने वाले का मदद करता है, या कह सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ में से धारा के प्रवाह में जो सुगमता प्रदान करता है उसे चालकता कहते हैं। तो किसी पदार्थ में वह गुण या किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करें, उसे चालकता कहते हैं। इसका जो प्रतीक है सिंबल में जी से लिखते हैं। इसका जो मात्रक है साइमन होता है। चालकता के बाद आगे देखते हैं आगे विभव या पोटेंशियल। विभव या पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि अनंत से किसी आवेश को, कोई बिंदु है यहाँ पर ए है, तो अनंत से किसी आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है यह उस बिंदु का आवेश कहलाता है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है।
कि अनंत से किसी आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ये वह उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव आवेश को अनंतता से, अनंतता मतलब कहीं दूर से, इसको अनंतता से किसी बिंदु पर लगाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, अगला है, देखते हैं विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी चालक या किसी प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों में जो विभव, उसके सिरों पर जो विभव में अंतर पैदा होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए, आगे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी चालक या प्रतिरोध कह सकते हैं, प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा किसी चालक या प्रतिरोध में से जब कोई धारा बहती है तो उसके सिरों के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर विभवांतर किसे कहते हैं? यहाँ पर इस पॉइंट के आधार पर लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक बी है। ए पर जो विभव है ये बी ए और बी पर जो विभव है बी बी। यहाँ का जो विभवांतर होगा, विभवांतर को हम किसे कह सकते हैं? बी ए माइनस बी बी। तो इस संबंध को हम लोग यहाँ पर विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का जो प्रतीक है इसको भी कैपिटल बी से लिखा जाता है और जो मात्रक है ये वोल्ट है। वोल्ट को कैपिटल बी से ही लिखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल से डिफिनेशन हैं और इन डिफिनेशन को अगर आप याद कर लेंगे तो ये आगे चल के आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो इन सारी डिफिनेशन को आप याद कर लेंगे। तो आइए कुछ और भी बातों की बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि धारा कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ करंट। धारा के विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा जो है दो प्रकार की होती है। एक आपका तेज धारा, या हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट। शॉर्टकट में इसको हम लोग डीसी में लिखा जाता है। तो दूसरा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्टकट में इसको एसी भी लिखा जाता है। आइए देखते हैं तेज धारा किसे कहते हैं।
डिश धारा, डायरेक्ट करंट। डिश धारा किसे कहते हैं? तो किसी करंट का जब मान और दिशा दोनों परिवर्तित नहीं होते हैं तो उसे डिश धारा कहते हैं। अगर इसका साइन वेव बनाया जाए, ये हम यहाँ पे साइन वेव बनाते हैं, यहाँ पे जीरो और टाइम के अकॉर्डिंग से यहाँ निकाला जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव मान लिए जाते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज या करंट होता है, इसका जो मान होता है ये समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो इस करंट को यहाँ पे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। ठीक है, सीधी लाइन में चल रही है, इसका मतलब है डायरेक्ट करंट है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जब किसी धारा के मान और दिशा में, या धारा के मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नियत होती है। ये नियत होती है। इसे डायरेक्ट करंट कह सकते हैं, डिश धारा कह सकते हैं, या डीसी कहते हैं। ये किस किन चीजों से प्राप्त होती है? पहला कहा जाता है यह सेल, बैटरी, जनरेटर, डीसी जनरेटर, आदि से प्राप्त किया जाता है। आइए इसका पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे डीसी करंट को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? डीसी का उपयोग जो है, इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, आदि में किया जाता है। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डीसी करंट के अंतर्गत देखा है। ये इसका साइन वेव बना हुआ है, यहाँ पे इसके आधार पर समझ सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसको डिफाइन, इसकी परिभाषा कैसे, किस प्रकार की है? जब किसी धारा के मान और दिशा में एक नियत समय पर परिवर्तन होता है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी धारा के मान और दिशा में एक नियत समय बाद परिवर्तन होता है या परिवर्तित होती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट कहते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होती है? नंबर ले सकते हैं। यह अल्टरनेटर को हम लोग एसी जनरेटर भी कहते हैं।
डीसी जनरेटर आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग घरेलू कार्यों में, उद्योगों में, औद्योगिक कार्य आदि में, लाइट के रूप में, लाइटिंग में, हीटिंग में, कूलिंग में, या मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करने के लिए एनर्जी के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है, और इनमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे कि ये वीडियो उन तक भी पहुँच सके। चलिए, धन्यवाद।